अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोफिजिकल मेथड। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर साइकोफिजिक्स क्या होती है। ध्यान रखिएगा, ये साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फिनोमेनन जो है उनके बीच रिलेशनशिप की स्टडी करती है। कहने का मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इन दोनों की रिलेशनशिप का जो स्टडी किया जाता है वो साइको फिजिक्स में किया जाता है, और इसके अंतर्गत मेथड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है साइकोफिजिकल मेथड। इस मेथड के अंतर्गत जितने भी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमें वेट का आभास होता है, ब्राइटनेस का होता है, लाउडनेस का होता है, या कुछ दूसरे डायमेंशन जो है, उन सब की साइंटिफिक वे से मेजरमेंट किया जाता है और इसके लिए कुछ फिजिकल डिवाइसेस तैयार की जाती है। तो सिंपल भाषा में हम कहें तो हमारे जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेज है, जैसे हमें किसी वजन का आभास होता है, हमें रोशनी का आभास होता है, या हमें किसी की ध्वनि की तीव्रता का आभास होता है, तो ये सारे जो सेंसेशन हैं इनका मापन करने के लिए कुछ फिजिकल डिवाइसेस तैयार की जाती है, और इस मेथड को कहा जाता है साइकोफिजिकल मेथड। सिंपल भाषा में कहें तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल डिवाइसेस तैयार की जाती है और उसी से साइकोफिजिकल मेथड बनता है। इन सब के अलावा कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल फिनोमेनन जो है, जैसे स्लीप है या जो हमारी मेमोरी है उसकी कितनी ड्यूरेशन है, इन सभी को साइकोफिजिकल मेथड में स्टडी किया जाता है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट और फिजिस्ट जो थे गुस्टेव फेचनर, उन्होंने 3 प्रकार के क्लासिकल साइकोफिजिकल मेथड्स तैयार किए थे। ध्यान रखिएगा, गुस्टेव फेचनर को साइकोफिजिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने जो ये 3 मेथड्स दिए थे वो अभी भी प्रचलन में है। आपको नॉर्मल से इनके नाम ही ध्यान में रखने हैं। पहला है द मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और द मेथड ऑफ लिमिट्स, दूसरा है द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली और द मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, और थर्ड है द मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर। तो ये हुआ साइकोफिजिकल मेथड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। प्रॉब्लमेटिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए सबसे कारगर जो मेथड है वो यही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केस का मतलब है सब्जेक्ट। किसी भी प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट को केस कहा जाता है। मतलब एक डॉक्टर है तो उसके लिए उसका पेशेंट जो है वो केस है। अगर एक टीचर है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है वो उसके लिए केस है। इसके अंतर्गत जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीजंस है, इसके लिए एक पूरी केस हिस्ट्री तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत उस प्रॉब्लमेटिक इंडिविजुअल की हॉबीज, इंटरेस्ट, उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसके फ्रेंड सर्कल, मतलब पूरा का पूरा जो ब्यौरा होता है उसके जीवन से संबंधित, वो तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज 2 प्रकार की हैं। पहला है द क्लिनिकल केस स्टडी, या इसे कहा जाता है केस हिस्ट्री। इसके अंतर्गत किसी प्रॉब्लमेटिक जो इंडिविजुअल है उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है एक ही समय में। लेकिन दूसरी जो डेवलपमेंटल केस स्टडी है इसमें बहुत वक्त लगता है। उदाहरण के लिए मान लो 5 साल में उसका कैसा बिहेवियर था, फिर 10 साल में कैसा हुआ, 15 में कैसा हुआ, 20 में कैसा हुआ। ध्यान रखने वाली बात यह कि एक अच्छी केस स्टडी के अंतर्गत ये इतने प्रकार की फीचर्स होती है। पहला है कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। अच्छी केस स्टडी के अंतर्गत डेटा कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो छूटी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वैलिडिटी ऑफ डेटा। जो डेटाज कलेक्ट किए हैं उनकी एक वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब वो वैलिड होने चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी इमेजिनेशन पे या किसी अनुमान पर आधारित हो। इसके बाद कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्डिंग। जब भी किसी प्रॉब्लमेटिक इंडिविजुअल पर केस स्टडी तैयार की जाती है तो ऐसे में उसे बिल्कुल भी पता ना चले, तो रिकॉर्डिंग जो भी उसके बिहेवियर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कहने का मतलब छुपी हुई होनी चाहिए, दूसरों के सामने नहीं आनी चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक सिंथेसिस। इसके अंतर्गत जितने भी डेटाज होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो जानकारियाँ, उन सभी को जोड़ा जाता है और एक दूसरे से लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है। और अगली फीचर है कंटिन्यूटी। कहने का मतलब जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का प्रारंभ से लेके अंत तक जो भी डेटाज इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये था केस स्टडी मेथड। अब हम देखते हैं सर्वे मेथड। ये आपने आम जीवन में भी देखे होंगे। इस मेथड के माध्यम से जो भी लोगों के एटीट्यूड्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनके बिलीव्स हैं या वैल्यूज हैं, इन सब का एक पैटर्न तैयार किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी पहलू के प्रति लोगों के क्या विचार है उनके लिए एक पैटर्न तैयार किया जाता है, एक सर्वे तैयार किया जाता है। सर्वे मेथड के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसे सोशल साइकोलॉजी में तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत मान लो ये देख लिया जाता है कि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं
तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, इसका क्या कारण हो सकता है या इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, या पॉलिटिक्स से संबंधित सर्वे करवाया जा सकता है, एजुकेशन से संबंधित सर्वे करवाया जा सकता है। तो ये था सर्वे मेथड। अगला मेथड है इंटरव्यू मेथड, जिसे हम सभी जानते हैं। इसके अंतर्गत डेटा कलेक्शन के लिए एक टेक्निक तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत दो लोग जो होते हैं वो फेस टू फेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऑलरेडी सेट होते हैं। इंटरव्यू मेथड में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही तैयार होते हैं कि यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत क्वेश्चन जो होते हैं या फ्रेमवर्क जो होता है पहले से सेट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था इंटरव्यू मेथड। अगला मेथड है सोशियोमेट्री मेथड। इसके अंतर्गत जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप का पता लगाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसकी उस ग्रुप के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका ग्रुप उसकी एक्सेप्टेंस चाहता है, मतलब उस सदस्य को शामिल करना चाहता है, या उसका रिजेक्शन चाहता है। अगला मेथड है लॉन्जिट्यूडिनल मेथड। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज किया जाता था। इसके अंतर्गत किसी भी कॉन्सेप्ट का एक सैंपल ले लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि एक लंबे पीरियड के बाद उस इंडिविजुअल में कैसा चेंजेस आ रहा है। साधारण भाषा में कहें तो जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर का मापन किया जा रहा है इसके अंतर्गत, तो ऐसे में एक विशेष उम्र के पड़ाव पर कोई पॉइंट जो है वो नोट कर लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या आने वाले टाइम में उसमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि लॉन्जिट्यूडिनल मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, तो क्रॉस सेक्शनल मेथड जो है वो है एक मॉडर्न मेथड जिसे लॉन्जिट्यूडिनल मेथड के सब्स्टिट्यूट के रूप में डेवलप किया गया है। इसके अंतर्गत लॉन्जिट्यूडिनल मेथड की तरह एक लंबे पीरियड तक कोई सैंपल को स्टडी नहीं किया जाता है, बल्कि अलग अलग एज ग्रुप के आधार पर जो सैंपल्स और जो डेटा जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये नहीं देखा जाएगा कि एक बच्चा 5 साल का है तो वो 20 साल का होगा तब उसमें क्या चेंजेस आएंगे। इसके अंतर्गत उसकी उम्र के अलग अलग जो इंडिविजुअल जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो ये हुए साइकोलॉजिकल मेथड्स। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनका आंकलन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका निर्माण थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब पहले थियोरी तैयार की जाती है, उसके आधार पर साइकोलॉजिकल टेस्ट तैयार किए जाते हैं किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड। एक स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट तब कहा जाता है जब उसके अंतर्गत इतनी प्रकार की क्वालिटीज़ हो। पहला है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी चीज़ का मापन करता है और उसके सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर उसी चीज़ का दूसरे के द्वारा स्टडी किया जाता है तो भी रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। कहने का मतलब जब अगर अलग अलग व्यक्ति भी किसी स्टडी को करते हैं तो उनके रिजल्ट्स अगर बराबर आते हैं तो इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो रिलायबल है। दूसरी क्वालिटी है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो मेजर्स आपने तैयार किए हैं, जो आपने मापन किया वो एक्यूरेट होने चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को वैलिड तब कहा जा सकता है जब वो उसी चीज़ का मापन करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है। कहने का मतलब अगर कोई टेस्ट इंटेलिजेंस मापने के लिए तैयार किया गया है तो वो इंटेलिजेंस का ही मापन करे, ये नहीं कि वो दूसरे एस्पेक्ट्स पर फोकस करे। अगला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो किसी प्रकार के पक्षपात से परे हो। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति उसे कंडक्ट कर सकता है। यही वजह है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस भी दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जिनके एग्जैक्ट आंसर होते हैं उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है और जो किसी की कल्पनाशीलता पे या एक से अधिक जिसके आंसर हो सकते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए भारत की राजधानी क्या है, तो ये जो है इसका एक ही आंसर होगा नई दिल्ली। और अगर कह दे भारत के किसी एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए तो कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, वो हो जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगली फीचर है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग वाला नहीं होना चाहिए, न ही ज़्यादा लेंथी होना चाहिए। कहने का मतलब उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से अप्लाई किया जा सके। तो इस प्रकार से ये है साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्वालिटीज़। जाते जाते हम देख लेते हैं कि आखिर नॉर्म्स क्या होती है साइकोलॉजिकल मेथड्स के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा नॉर्म्स जो है
वो एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी इंडिविजुअल के बारे में होती है कि वो किसी ग्रुप के अंतर्गत कैसा परफॉर्मेंस करता है, और फिर देखा जाता है कि वो अकेला कैसे परफॉर्म करता है। तो मतलब ग्रुप परफॉर्मेंस और उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन तैयार की जाती है वो नॉर्म्स कहलाती है। यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्म जो है वो एक स्टैंडर्डाइज स्कोर्स ही होता है जो ये तय करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप में और अकेले कैसे परफॉर्मेंस करता है। इस प्रकार से उनकी कंपैरेटिवली स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने पूरे कर लिए हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।